हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश केमिस्ट्री क्लासेस में। ठीक है, हम आपको बताए थे, ठीक है, सेल डिवीज़न बताए थे। क्या बताए थे? सेल डिवीज़न। देखो, जितने भी यूपी टीजीटी पीजीटी के हैं, ठीक है, जितने भी यूपी टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, हमारे लेक्चर को, ठीक है, आप लोग ठीक से फॉलो कीजिएगा, ध्यान से फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हमारा लेक्चर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है गाइस। ठीक है, बहुत ही बेनिफिशियल है हमारा लेक्चर आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही बेनिफिशियल है। आपका अगर विश्वास नहीं होगा तो आप क्वेश्चन लगा के देखिएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो यहाँ से कोई क्वेश्चन छूटेगा सेल डिवीज़न का। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं और जितना हो सकता है गाइस उतना शेयर कीजिए। ठीक है, जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेल डिवीज़न। क्या स्टार्ट करते हैं? सेल डिवीज़न। हम आपको इसमें कुछ बातें बताए थे। देखो, सेल डिवीज़न में हम आपको पढ़ रहे थे सेल साइकिल। क्या पढ़ रहे थे? सेल साइकिल। कुछ बातें बता चुके हैं। देखो, सेल साइकिल में क्या होता है? टू टाइप का डिवीज़न होता है। डिवीज़न के बेसिस पे हम आपको बताए थे, एक होता है, ठीक है, एक सेल साइकिल का टू टाइप का डिवीज़न होता है। ठीक, किस टाइप का? टू टाइप का डिवीज़न होता है। अगर मान लो, अगर न्यूक्लियस, ठीक है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस। क्या होता है? एक होता है कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। दूसरा क्या होता है? साइटोकाइनेसिस होता है। डिवीजन के बेसिस पे टू टाइप का डिवीजन, एक कैरियोकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस। ठीक है, देखो, साइटोकाइनेसिस जो होता है, कैरियोकाइनेसिस क्या होता है और साइटोकाइनेसिस क्या होता है, पीछे सब कुछ बातें बता चुके हैं। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस क्या होता है और साइटोकाइनेसिस क्या होता है। देखो, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं न्यूक्लियस के डिवीजन को। ठीक है, अगर न्यूक्लियस डिवाइड करता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, क्या? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है उसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। अगर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, अगर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, किसका डिवीजन? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, उसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो हमको दो पढ़ना है, एक कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। अगर साइटोप्लाज्म, अगर न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ तो साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अगर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ तो साइटोकाइनेसिस, ठीक है, अगर न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ तो कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, इतना हम पढ़ चुके थे, इसमें इतना आपको हम बता चुके थे। अब देखो, हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है सेल साइकिल के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? सेल साइकिल के बारे में पढ़ना है। हमको किसके बारे में पढ़ना है? सेल साइकिल के बारे में पढ़ना है। इसी को आगे बढ़ाते हैं। देखो, सेल साइकिल की सबसे पहले आपको सीक्वेंस याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? सेल साइकिल की आपको सबसे पहले सीक्वेंस याद होनी चाहिए। क्या होता है? G1 S G2 और M। ठीक है, ये साइकिल याद होनी चाहिए। G1 S G2 M। क्या? सबसे पहले G1, फिर S, फिर G2, फिर M। इसी को देखो, ऐसे याद करो, GSGM याद कर सकते हो, GSGM याद कर सकते हो। क्या याद करो? GSGM याद कर सकते हो। पहले G मतलब G1, फिर S, फिर G2, फिर M। GSGM याद कर सकते हो। सेल साइकिल यही होता है। और कैसे होता है? क्या होगा? G1 होगा, फिर S होगा, फिर G2 होगा, फिर M फेज होगा। इस तरह से साइकिल चलती रहती है। तो सबसे पहले G1 फेज होता है, फिर S फेज होता है, फिर G2 फेज होता है, फिर M फेज होता है। तो सेल साइकिल का अगर हम डिवीजन करें तो सबसे पहले क्या आता है? G1 फेज आता है, फिर क्या आता है? S, फिर G2, ठीक है, और फिर क्या आता है? M फेज आता है। ठीक है, M फेज होता है। देखो, इन तीनों को मिला के कहते हैं इंटरफेज। क्या कहते हैं? इंटरफेज कहते हैं, जो माइटोसिस और मियोसिस के पहले आता है। इंटरफेज यानी G1 क्या लिख सकते हो? G1 S और G2 तीनों को मिला क्या कहते हैं? तीनों को मिला के इंटरफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेज। तो कोई पूछेगा इंटरफेज में कितना फेज होता है, तो आप बताइएगा G1 होता है, S होता है, G2 होता है।
G1 होता है, S होता है और G2 होता है। यही इंटरफेज में होते हैं। किस में होता है? इंटरफेज में। G1 होता है, S होता है, G2 फेज होता है। ठीक है, क्या क्या फेज होते हैं? G1 होता है और S होता है और G2 फेज होता है। तो कौन कौन से फेज होते हैं? G1 होता है और S होता है और G2 फेज होते हैं। देखो इसमें सबसे पूछता है कि सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है। सबसे लॉन्गेस्ट फेज G1 फेज होता है। क्या? लॉन्गेस्ट फेज। कौन सा फेज? लॉन्गेस्ट फेज। तो पूछता है सबसे लंबा फेज कौन सा होता है, तो पूछता है G1 फेज जो होता है वो सबसे लंबा फेज होता है। आप उठा कर देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि पूछेगा इंटरफेज में कौन कौन सा फेज होता है। आप बताओगे G1 S G2, फिर पूछता है इसमें सबसे लंबा फेज कौन सा होता है, किसमें ज्यादा समय लगता है। तो G1 फेज ऐसा फेज होता है जहां पे बहुत ज्यादा समय लगता है, यहाँ पे टाइम कंज्यूम बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और सबसे शॉर्टेस्ट फेज कौन सा होता है, तो शॉर्टेस्ट फेज M फेज होता है। तो क्या बताओगे सबसे शॉर्टेस्ट फेज कौन सा होता है? M फेज होता है, जो सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है, सबसे छोटा फेज होता है। ठीक है, आपके जो भी यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होता है, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा कर देखो कि यही सब माइंड सेटअप उन लोग को रहता है, यही प्रीवियस ईयर बार बार क्वेश्चन आता है। जो जो आगे बताएंगे इंपॉर्टेंस बढ़ता चला जाएगा। तो G1 फेज कैसा होता है? लॉन्गेस्ट फेज होता है। ठीक है, M फेज कैसा होता है? शॉर्टेस्ट फेज होता है। कैसे होता है? सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है जहाँ पे टाइम बहुत कम लगता है। अच्छा, G1 फेज के बाद किस में ज्यादा समय लगता है? तो G2 फेज में G1 फेज के बाद G2 समय में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। फिर किस में लगता है? S में। लेकिन आपको इतना याद नहीं रखना है, बस आपको इतना याद रखना है कि सबसे लंबा फेज कौन सा होता है? G1 फेज होता है, और सबसे शॉर्टेस्ट फेज कौन सा होता है? M फेज होता है। ठीक है, कौन सा फेज होता है? M फेज होता है। अब आगे बढ़े, और इंटरफेज में कौन कौन सा फेज आता है? G1 S G2। देखो इंटरफेज के बारे में कुछ जानो। इंटरफेज ऐसा फेज होता है जब भी सेल को डिवीजन करना रहता है। क्या? मान लो आगे फ्यूचर में सेल जाके क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो उनके डिवीजन के लिए क्या क्या तैयारियां करनी है, क्या उनके सेल के डिवीजन के लिए हमको कैसी कैसी तैयारियां करनी है। ठीक है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है। क्या करता है? सेल क्या करता है? अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर डिवीजन के लिए। उनको किस तरह से तैयारी करनी है ताकि वो फ्यूचर में सेल डिवाइड कर सकें, उसकी तैयारी करते हैं। किसमें? G1 S G2 M फेज में। इन सब में क्या होती है? तैयारी होती है। सेल अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, इसलिए इंटरफेज को प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, और इसी इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इंटरफेज को और क्या कहते हैं? इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। तो इंटरफेज को क्या कहा जाता है? रेस्टिंग फेज कहते हैं, या इसे कहते हैं प्रिपरेटरी फेज, आप लिख सकते हैं। तो इंटरफेज को क्या कहा जाता है? प्रिपरेटरी फेज कहा जाता है, या इसे रेस्टिंग फेज कहा जाता है। रेस्टिंग फेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सेल अपने आप को आके प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, क्योंकि आगे जाके हमको डिवीजन करना है। अब देखो 1 बाय 1 चलते हैं। देखो 1 इतना मिटाएं, देखो इतना मिटाते हैं, 1 बाय 1 चलते हैं। तो देखो तुम्हारा G1 फेज में क्या होता है अब, और क्या इंटरफेज में क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अब तुम्हारा G1 फेज में सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं? इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज इंटरफेज इंटरफेज। देखो इंटरफेज क्या होता है? देखो इंटरफेज में हमको सबसे पहले पढ़ना है G1 फेज। क्या पढ़ना है? सबसे पहले G1 फेज पढ़ना है। देखो G1 फेज में क्या होता है? G1 फेज में आरएनए की सिंथेसिस होती है। किसकी? याद रखिए, जितना बताता हूँ उतना याद रखना। आरएनए की सिंथेसिस होती है। किसकी सिंथेसिस होती है? आरएनए की सिंथेसिस होती है। तो G1 फेज में क्या होता है? आरएनए की सिंथेसिस होती है। किसकी सिंथेसिस होती है? आरएनए की सिंथेसिस होती है। तो G1 फेज में याद रखना, G1 फेज में आरएनए की क्या होती है? सिंथेसिस होती है। ठीक है, और G1 फेज में वो सेल ऑर्गेनल डबल हो जाते हैं जिनको आगे चलकर डिवाइड करना है। इससे माइटोकॉन्ड्रिया डबल हो जाएगा, प्लास्टिड सब क्या हो जाएंगे? डबल हो जाते हैं। डीएनए यहाँ पे डबल हो जाता है। ठीक है, अपने कंटेंट को डबल कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा सब कुछ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात क्या याद करेंगे, यहाँ पे क्या होता है? आरएनए की सिंथेसिस होता है। क्या होता है? यहाँ पे सबसे पहले क्या होती है? आरएनए की सिंथेसिस होती है। इतना है समझ में? तो यहाँ पे क्या होता है? सबसे पहले आरएनए की क्या होती है? सिंथेसिस होती है।
ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आरएनए की क्या होती है, सिंथेसिस होती है। इतना आया समझ में। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आरएनए की सिंथेसिस होती है। तो जीवन फेज में आप याद करेंगे यहाँ पे क्या होता है, आरएनए की सिंथेसिस होती है। ठीक है। और उसके बाद होता है पहला पॉइंट, और दूसरा होता है सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। यहाँ पे न्यूक्लियोप्रोटीन की सिंथेसिस होती है, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। तो यहाँ पे किसका 2 पॉइंट याद करना है, सबसे पहले आरएनए की सिंथेसिस होती है, और दूसरा यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन की सिंथेसिस होती है। किसकी सिंथेसिस, न्यूक्लियोप्रोटीन की यहाँ पे सिंथेसिस होती है। तो आरएनए की सिंथेसिस और दूसरा न्यूक्लियोप्रोटीन की सिंथेसिस, किसकी होती है, न्यूक्लियोप्रोटीन की सिंथेसिस। तो जीवन फेज में आप सबसे पहले बोल सकते हैं, जीवन फेज में क्या होता है, आरएनए की सिंथेसिस और दूसरा सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। आपके एग्जाम में अभी तक यही 2 पॉइंट आए हैं, या तो सिंथेसिस ऑफ आरएनए, दूसरा सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको जीवन फेज में केवल 2 ही पॉइंट याद करना है, एक तो आरएनए की सिंथेसिस, दूसरा सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है। देखो अब आगे बढ़ो। दूसरा पढ़ते हैं जीवन SG2। क्या पढ़ते हैं, सबसे अब पढ़ते हैं एस फेज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एस फेज। ठीक है। देखो एस फेज में क्या होता है, एस फेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है। क्या होती है, डीएनए की सिंथेसिस। तो पूछता है कि डीएनए की सिंथेसिस किस फेज में होता है, अकर। डीएनए सिंथेसिस अकर। तो पूछता है डीएनए की सिंथेसिस किस फेज में होती है, तो आप क्या बताओगे, डीएनए की सिंथेसिस एस फेज में होती है। और इसी को ही कहते हैं डीएनए रिप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से ही डीएनए का बनना, उसे कहते हैं डीएनए रिप्लिकेशन, या ऐसी कहते हैं डीएनए डुप्लीकेशन, उसका डबल हो जाना। ठीक है। डीएनए से ही डीएनए के बनने के प्रोसेस को कहते हैं रिप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन। इसे आरएनए के बनने के प्रोसेस को क्या, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जब आरएनए बनता है उसके प्रोसेस को बनने के कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अगर प्रोटीन बनता है उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो डीएनए से डीएनए बना रिप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए से प्रोटीन बना। ठीक है। डीएनए से प्रोटीन बना क्या होता है, उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। तो इतना बताया। अभी तो वो तो बात की बात है, फिलहाल इतना आप याद कीजिए कि इसमें क्या था, कि इसमें केवल एक ही काम होता है, डीएनए की सिंथेसिस मतलब डीएनए का रिप्लिकेशन। मतलब इसमें क्या होता है, डीएनए से ही डीएनए डबल हो जाता है। डीएनए से ही क्या होता है, डीएनए, यहाँ पे एक डीएनए, ठीक है, और यहाँ पे एक डीएनए, डीएनए क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। यहाँ से डीएनए के डीएनए, यहाँ से डीएनए क्या होता है, डबल, मतलब यहाँ पे भी डीएनए और यहाँ पे भी डीएनए, इसी को कहते हैं डीएनए रिप्लिकेशन। तो याद कर लेना, क्या याद करना है, जब डीएनए से डीएनए बनता है उसे रिप्लिकेशन कहते हैं, जब डीएनए से आरएनए बनता है उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और जब डीएनए से प्रोटीन बनता है उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे बताऊंगा नहीं, वो सब आएगा जेनेटिक मटेरियल में, लेकिन फिर भाई इतना आपको आना चाहिए। ठीक है। आप जब भी यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देने जाते हैं तो इतना आपको आना चाहिए कि ये सब आप सेंट्रल डोगमा मॉडल आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। हम भी बताएंगे, लेकिन जब जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तब, अभी नहीं। अभी के लिए इतना ही। तो एस फेज में क्या होता है, एस फेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है। ठीक है। इसका रिप्लिकेशन होता है। एक बात और याद कर सकते हैं, एस फेज में ही सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। किसका, सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है। एस फेज में क्या होता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। ये सब एनसीईआरटी का पॉइंट है। सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। क्या होता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। क्या होता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। इसमें डीएनए डबल, देखो ऐसे बताओ, अगर इस फेज में जब डीएनए डबल हो रहा है तो क्या क्रोमोसोम का नंबर भी डबल हो रहा है, थोड़ा सा देखना। अगर डीएनए डबल हो रहा है तो क्या क्रोमोसोम का नंबर भी डबल हो रहा है, नहीं। एस फेज में क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं रहता है। इस फेज में क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं करता है। फिलहाल आपको इतना नहीं जानना, वो सब 11th के एनसीईआरटी में जानना है। टीजीटी पीजीटी के लिए सिर्फ आपको इतना जानना है कि डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, डीएनए डबल होता है। ठीक है। आप अगर आप जानना ही चाहते हैं तो याद रखना, इसमें सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है, और इसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं करता, डीएनए का नंबर भले ही चेंज कर जाए।
इसमें क्या होता है, इसमें डीएनए का नंबर भले चेंज कर जाए लेकिन क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना आया तो इतना आपको याद करना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन भी करवा देंगे इस पर। आप हमारे नोट्स भी मिलाइएगा, कितना सेल डिवीजन का क्वेश्चन आपका यूपी टीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। ठीक है, वहाँ से आपका क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। ठीक है, छूटेगा नहीं हमारे नोट्स से। अब देखो, अब पढ़ना है G2 फेज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? G2 फेज। ठीक है, देखो G2 फेज में, देखो G2 फेज में क्या होता है? G2 फेज में होता है मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है? पहला पॉइंट क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एंड क्लोरोप्लास्ट। किसका होता है? तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें क्या होता है? इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का। मतलब इसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? डबल हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर और क्लोरोप्लास्ट का नंबर क्या होता है? डबल हो जाता है। किसमें? G2 फेज में। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इससे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर और क्लोरोप्लास्ट का नंबर क्या होता है? डबल हो जाते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्या दे सकते हो? सेकंड, इसमें न्यूक्लियस, इसमें क्या? सेल, क्या इसमें सेल एंड न्यूक्लियर वॉल्यूम, क्या सेल एंड न्यूक्लियर वॉल्यूम इंक्रीज कर जाते हैं। इसमें क्या होता है? सेल एंड न्यूक्लियर वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। इसमें क्या होता है? सेल एंड न्यूक्लियर वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज कर जाते हैं। इसमें क्या होता है? सेल एंड न्यूक्लियर वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। तो इसमें क्या होता है? सेल एंड न्यूक्लियर वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। मतलब सेल का नंबर और न्यूक्लियर वॉल्यूम का नंबर भी क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें सेल एंड न्यूक्लियर वॉल्यूम क्या होते हैं? इंक्रीज। तो आपको G2 फेज में केवल दो बातें जाननी है। पहला, मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, और दूसरा जानना है सेल एंड न्यूक्लियर वॉल्यूम क्या इंक्रीज हो जाता है। सेल एंड न्यूक्लियर वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। अभी तक हमने बताया जीवन फेज में क्या होता है? आरएनए की सिंथेसिस होती है। किसकी? आरएनए की सिंथेसिस और न्यूक्लियोप्रोटीन की सिंथेसिस होती है। पहला बात आरएनए की सिंथेसिस, दूसरा न्यूक्लियोप्रोटीन की सिंथेसिस होती है। दूसरा एस फेज में क्या होता है? डीएनए का रिप्लिकेशन होता है या डीएनए की सिंथेसिस होती है। ठीक है, डीएनए का रिप्लिकेशन या डीएनए की सिंथेसिस होती है। फिर बताया G2 फेज में बताया कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का नंबर क्या होता है? डबल हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का नंबर क्या होता है? डबल हो जाता है। दूसरा बताया सेल एंड न्यूक्लियर वॉल्यूम क्या होते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। सेल और न्यूक्लियर वॉल्यूम क्या होते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। इसमें क्या होता है? सेल एंड न्यूक्लियर वॉल्यूम क्या होते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। तो इतना आया समझ में? सेल और न्यूक्लियर वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, आपका आता है बच्चों एम फेज आता है। क्या आता है? एम फेज। इसके बाद जो हम पढ़ा ही रहे थे। ठीक है, इतने बातें आप याद रखेंगे इंटरफेज में। ठीक है, देखो इतनी। अब आपका आता है एम फेज। क्या आता है? एम फेज आता है। ठीक है, एम फेज आता है। ठीक है, एम फेज आता है। देखो एम फेज क्या होता है? देखो एम फेज में हमको एम फेज के डिवीज़न के बारे में पढ़ना है। और वो बताया था कि एम फेज में अगर एक होता है साइटोकाइनेसिस, क्या पढ़ना होता है? एक होता है साइटोकाइनेसिस और दूसरा होता है, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस। दूसरा क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस होता है। एक साइटोकाइनेसिस और दूसरा कैरियोकाइनेसिस। देखो साइटोकाइनेसिस तब कहते हैं, साइटोकाइनेसिस जब किसका डिवीज़न हो? डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। किसका डिवीज़न होता है? साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है, उसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब कैरियोकाइनेसिस किसे कहते हैं? जब न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, जब न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है उसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो अगर साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है उसको साइटोकाइनेसिस, अगर न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है उसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, अगर न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है उसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। अगर साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है उसे क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस।
अगर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है उसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। इतना आया समझ में, ठीक है इतना। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो तो G2 फेज में हो सकता है अगर आपको दिखाई न, जो मैं लिखा हूँ दिखाई न दे रहा हो तो एक बार फिर से लिख लीजिए। तो G2 फेज में क्या होता है, लिख लो। G2 फेज में क्या होता है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। फिर लिख लो, हो सकता है दिखाई हम देखे नहीं है। क्या क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, क्या मल्टीप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है अब दिखाई दे रहा होगा। एंड क्लोरोप्लास्ट, क्या होता है क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और दूसरा क्या लिखा थे, दूसरा सेल एंड न्यूक्लियर वॉल्यूम, सेल एंड न्यूक्लियर वॉल्यूम क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। सेल एंड न्यूक्लियर वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इतना आया समझ में, ठीक है। देखो इतना है G2 फेज में। हो सकता है यहाँ पे नीचे हो गया था, हो सकता है दिखाई नहीं दे रहा हो, अब दिखाई दे रहा होगा। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, तो सेल एंड न्यूक्लियर वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज। सेल एंड न्यूक्लियर वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब देखो जैसे कैरियोकाइनेसिस, किसके बारे में पढ़ना है, कैरियोकाइनेसिस किसके डिवीजन कहते हैं, न्यूक्लियस के डिवीजन को कहते हैं, न्यूक्लियस डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। तो न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। इसमें देखो हमको क्या क्या पढ़ना है। इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है प्रोफेज, ठीक है, प्रोफेज। दूसरा मेटाफेज, पहले तो नाम याद होना चाहिए, प्रोफेज, मेटाफेज। और तीसरा क्या पढ़ना है, तीसरा एनाफेज, ठीक है। और चौथा क्या पढ़ना है, टीलोफेज पढ़ना है, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ना है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। PMAT याद कर लो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। क्या प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, क्या पढ़ोगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। तो क्या क्या, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक। क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले प्रोफेज, ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। कितना पढ़ना पड़ेगा आपको, सबसे पहले प्रोफेज, नाम याद होना, सबसे पहले नाम याद होना चाहिए। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 1 बाय 1 पढ़ते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। देखो थोड़ा ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोफेज। क्या पढ़ोगे, प्रोफेज पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, प्रोफेज। देखो प्रोफेज में देखो सबसे पहला काम क्या होता है प्रोफेज में कि क्रोमोसोम इसमें विजिबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम इसमें विजिबल हो जाते हैं। एक बात याद रखना, हम क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं तो कुछ बातें जानना जरूरी है। क्रोमोसोम क्या होता है, इसी को हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। देखो क्रोमोसोम किसका बना होता है, 2 क्रोमेटिड का बना होता है। किसका, 2 क्रोमेटिड का बना होता है। जनरली बता रहा हूँ, 2 क्रोमेटिड जनरली क्या होता ही है। तो क्रोमोसोम किसका बना होता है, एक क्रोमोसोम की बात कर रहा हूँ। तो एक क्रोमोसोम कितना क्रोमेटिड बना होता है, एक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड का बना होता है। किसका, एक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड का बना होता है। ये सब कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। एक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड का बना होता है, ठीक है। देखो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये सेंट्रोमियर होता है जो इन दो क्रोमेटिड को चिपका कर रखता है। क्या चिपका कर रखता है, उसे सेंट्रोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। कुछ बातें अभी से क्लियर कर दे रहा हूँ।
कुछ बातें अभी से क्लियर कर दे रहा हूं। देखो कुछ बातें अभी से क्लियर कर रहा हूं, ठीक है, कुछ बातें अभी से क्लियर कर रहा हूं। तो ये क्या हुआ, ये भी क्या होगा क्रोमेटिड, और ये भी क्या होता है क्रोमेटिड। क्या होता है क्रोमेटिड होता है, या इसे सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सिस्टर, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम है ना, एक ही सेंट्रोमियर से अटैच है, इसलिए क्या बोलते हैं इसे सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। एक ही सेंट्रोमियर से अटैचमेंट है इनका, इसलिए क्या बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। और यहाँ पे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे काइनेटोकोर बोलते हैं। ये भी प्रोटीन होता है। क्या होता है काइनेटोकोर, जहां से स्पिंडल फाइबर आके अटैच होता है। तो काइनेटोकोर ऐसा पॉइंट होता है जहां से स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। ये काइनेटोकोर पेयर में होता है। क्या होता है 2 होता है, नंबर में कितना होता है 2, मतलब पेयर में होता है। और सेंट्रोमियर कितना होता है सिंगल होता है। हमेशा याद रखना सेंट्रोमियर हमेशा ऑलवेज कितना होता है सिंगल होता है। देख लो सेंट्रोमियर कैसा होता है सिंगल होता है। तो सेंट्रोमियर कैसा होता है सिंगल होता है। और काइनेटोकोर कैसे होता है डबल होता है। तो हमने बताया कि फिर से देख लो, ठीक है, देखते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं। हमने क्या बताया, ठीक है, हमने क्या बताया अभी तक आपको, हमने बताया कि एक क्रोमोसोम किससे बना होता है 2 क्रोमेटिड से। 2 क्रोमेटिड को जो जोड़ के रखता है उसे क्या बोलते हैं सेंट्रोमियर। मतलब एक क्रोमोसोम किसका बना होता है 2 क्रोमेटिड का बना होता है। किसका 2 क्रोमेटिड का। और दो क्रोमेटिड को जो जोड़ कर रखता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सेंट्रोमियर। यानी ये वाला क्या है, इसे बोलते हैं सेंट्रोमियर। ध्यान से देखना बहुत कंफ्यूजन होता है सेंट्रोमियर। और यहाँ पे एक डिस्क लाइक प्रोटीन होता है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं काइनेटोकोर बोलते हैं। ये भी प्रोटीन होता है। काइनेटोकोर ऐसा जगह होता है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर क्या करता है आके इसे अटैच कर जाता है। तो स्पिंडल फाइबर यहाँ पे क्या करता है आके अटैच कर जाता है। तो इतना याद आया, एक क्रोमोसोम किसका बना होता है 2 क्रोमेटिड का। और जो 2 क्रोमेटिड को जोड़ कर रखता है उसे क्या बोलते हैं सेंट्रोमियर बोलते हैं, जो सिंगल होता है। और इसी सेंट्रोमियर से एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है काइनेटोकोर। ये काइनेटोकोर क्या होता है, यहीं से आके स्पिंडल फाइबर अटैच करता है। यहीं से क्या करता है, यहीं से आके स्पिंडल फाइबर अटैच करता है। इतना आया समझ में, ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, अब पढ़ते हैं प्रोफेज के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं प्रोफेज के बारे में। अब पढ़ते हैं प्रोफेज के बारे में, ठीक है। आज प्रोफेज तक ही हो पाएगा, बाकी अगली क्लास में देखेंगे। देखो प्रोफेज के बारे में पढ़ते हैं। प्रोफेज इसमें देखो, इसमें क्या होता है क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं। तो प्रोफेज ऐसा देखो इसके स्टेप को याद रखो। इसमें क्या होता है प्रोफेज क्या होते हैं, प्रोफेज में क्या होता है, इसमें प्रोफेज में क्या होता है क्रोमोसोम बिकम विजिबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं क्रोमोसोम, सबसे पहला पॉइंट याद रखना, फिर याद करा होते हैं क्रोमोसोम बिकम विजिबल। क्या बताते हैं बिकम विजिबल हो जाते हैं, बिकम विजिबल हो जाते हैं। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्रोमोसोम क्या होते हैं विजिबल हो जाते हैं, जिसमें क्रोमोसोम क्या होता है विजिबल हो जाता है। तो प्रोफेज एक ऐसा फेज है जिसमें क्रोमोसोम क्या होते हैं विजिबल हो जाते हैं, जिसमें क्रोमोसोम क्या होता है विजिबल। तो प्रोफेज में सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है क्रोमोसोम बिकम विजिबल, मतलब क्रोमोसोम दिखने लगते हैं। वो भी प्रत्यक्ष नहीं, माइक्रोस्कोप से देखोगे तब दिखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तब दिखेंगे। तो क्रोमोसोम बिकम विजिबल, और वो भी क्रोमोसोम सीधे उधे नहीं होते हैं, वो टेढ़े टाढ़े होते हैं। मतलब जैसे आप ऊन का गुच्छा देखे हैं उसी प्रकार से क्रोमोसोम होते हैं, एक दूसरे में क्या लपटे हुए रहते हैं। तो क्रोमोसोम बिकम विजिबल हो जाते हैं। ईच क्रोमोसोम क्या, देखो क्रोमोसोम बिकम विजिबल मतलब क्रोमोसोम दिखने लगते हैं। दूसरा देखो क्या कर रहा है कि ईच क्रोमोसोम ध्यान से देखना, ईच क्रोमोसोम begins to divide, each chromosome begin to divides longitudinally, क्या
क्या होता है लॉन्गिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूडिनली, क्या लॉन्गिट्यूडनली, क्या ईच क्रोमोसोम बिगिन टू डिवाइड लॉन्गिट्यूडनली इनटू क्या इनटू टू सिस्टर क्रोमेटिड, इनटू टू सिस्टर क्रोमेटिड, क्या बच्चों इनटू टू सिस्टर क्रोमेटिड, इनटू टू सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है, इनटू टू सिस्टर क्रोमेटिड। होता क्या है देखो, ईच क्रोमोसोम बिगिंस टू डिवाइड लॉन्गिट्यूडनली इनटू टू सिस्टर क्रोमेटिड। वैसा बताया कि जो प्रत्येक क्रोमोसोम होते हैं, इस मान लो ये वाला है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है, इस टाइप का, इस टाइप का और इस टाइप का, इस टाइप का, यही ना कि एक क्रोमोसोम किसका बना होता है, एक क्रोमोसोम दो सिस्टर क्रोमेटिड का बना होता है, वही एक क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड का बना होता है। ये कैसे डिवाइड करते हैं, ये प्रोफेज में लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करते हैं, इस तरीके से डिवाइजन होता है, इस तरीके से डिवाइड कर जाएंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होते हैं। कैसे, और ये क्या है, ये सेंट्रोमियर गोला वाला, इसको चिपका कर रखा है सेंट्रोमियर, ठीक है। ये क्या होता है, इसके दो क्रोमेटिड मतलब सिस्टर क्रोमेटिड है। सिस्टर क्रोमेटिड इसीलिए बोलते हैं कि एक ही सेंट्रोमियर से दोनों का अटैचमेंट है, इसलिए इसे बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करते हैं, प्रत्येक क्रोमोसोम जो होता है वो कैसे डिवाइड करता है, लॉन्गिट्यूडनली। इसमें हमेशा हम आपको बता रहे हैं कि इसमें हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज जितना भी होता है, इसमें हम दो क्रोमोसोम लेके चलेंगे। कितना क्रोमोसोम लेके चलेंगे, दो ही क्रोमोसोम लेके चलेंगे। कितना क्रोमोसोम लेके चलेंगे, दो क्रोमोसोम लेके चलेंगे। तो कितना क्रोमोसोम लेके चलेंगे, दो क्रोमोसोम लेके चलेंगे। तो ईच क्रोमोसोम बिगिंस टू डिवाइड लॉन्गिट्यूडनली इनटू टू सिस्टर क्रोमेटिड। और किस तरीके डिवाइड करते हैं, मान लो ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम, इस तरीके से डिवीजन करते जाएंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनली, और इस तरीके से सेपरेट हो जाएंगे। कैसे, इस तरीके से, इस तरीके से सेपरेट हो जाते हैं। अभी बताते हैं कैसे होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। तो पहला क्रोमोसोम बिकम विजिबल, क्रोमोसोम दिखने लगते हैं। दूसरा, इस क्रोमोसोम बिगिंस टू डिवाइड लॉन्गिट्यूडनली इनटू टू सिस्टर क्रोमेटिड, वो दो सिस्टर क्रोमेटिड में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, इतना आया समझ में। और हमेशा हम कितना क्रोमोसोम लेके चलेंगे, दो क्रोमोसोम, पहले से बता दे रहे हैं, हमेशा हम दो क्रोमोसोम लेके चलेंगे। कितना क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम। हमेशा हम कितना क्रोमोसोम लेके चलेंगे, दो क्रोमोसोम, ठीक है। कितना क्रोमोसोम लेके चलेंगे, दो क्रोमोसोम। हमेशा हम कितना क्रोमोसोम लेके चलेंगे, दो क्रोमोसोम। अब देखो इसमें तीसरा पॉइंट क्या है, ऑलवेज हमेशा कितना लेके चलना है, केवल दो ही क्रोमोसोम, ठीक है। अब देखो इसमें तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें स्पिंडल ऑपरेटर डेवलप्स। इसमें क्या होता है, स्पिंडल ऑपरेटस डेवलप, क्या होते हैं, स्पिंडल ऑपरेटस डेवलप्स हो जाते हैं। स्पिंडल ऑपरेटस डेवलप्स, आप स्पिंडल ऑपरेटस डेवलप एट द पोल, क्या दो पोल होता है, एट द पोल, पर लिखा था समझाते हैं, एट द पोल ऑफ सोमैटिक सेल, एट द पोल ऑफ सोमैटिक सेल। इसमें क्या होता है कि स्पिंडल ऑपरेटर डेवलप हो जाते हैं पोल की तरफ। कहाँ, पोल की तरफ। इसमें क्या होता है, अभी फिगर समझाते हैं। इसमें क्या होता है, स्पिंडल ऑपरेटर डेवलप्स हो जाते हैं एट द पोल ऑफ सोमैटिक सेल। मतलब कोई सोमैटिक सेल होता है जहाँ पे स्पिंडल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या था, क्रोमोसोम बिकम विजिबल, दिखने लगते हैं। दूसरा, प्रत्येक क्रोमोसोम क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर जाता है, क्या, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर जाता है। तीसरा पॉइंट क्या, स्पिंडल ऑपरेटर डेवलप हो जाते हैं, क्या, स्पिंडल ऑपरेटर डेवलप एट द पोल, टू अपोजिट पोल की तरफ, ठीक है, डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। इतना आया समझ में। अब देखो इसका फिगर देख लो, फिगर से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। बातें तो बहुत हैं लेकिन देखो फिगर इसका देखो। और देखो ये तो स्टार्टिंग फेज था, क्या था, स्टार्टिंग में अर्ली प्रोफेज में था, अर्ली प्रोफेज। तो जब एंड प्रोफेज होने लगता है, वही सारी बात लिखाते हैं समझाते हैं। जब एंड प्रोफेज होने लगता है तो क्या होता है, देखो एंड प्रोफेज में क्या होता है, अगला पॉइंट कि न्यूक्लियस क्या था, न्यूक्लियोलस
न्यूक्लियोलस बिगिंस क्या, न्यूक्लियोलस बिगिंस डिसएपियर। क्या होता है, न्यूक्लियोलस बिगिंस डिसएपियर। इंड प्रोफेज मतलब लेट प्रोफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियोलस बिगिंस डिसएपियर, मतलब न्यूक्लियोलस खत्म हो जाते हैं। न्यूक्लियस क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। इंड प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियोलस बिगिंस डिसएपियर। और फिर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसएपियर, ये भी खत्म हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसएपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, मेम्ब्रेन डिसएपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या होते हैं, डिसएपियर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, डिसएपियर। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसएपियर, ये भी खत्म हो जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, डिसएपियर हो जाते हैं। क्या होते हैं, डिसएपियर, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी खत्म हो जाता है। तो लेट पूछेगा, लेट प्रोफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियोलस बिगिंस डिसएपियर, खत्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसएपियर और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसएपियर। और इसमें क्या होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स डिसएपियर, ये भी खत्म हो जाते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स डिसएपियर, यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी खत्म हो जाते हैं। तो लेट प्रोफेज में ये सब किसकी कहानी है, ये सब लेट प्रोफेज की कहानी है। किसकी है, लेट प्रोफेज की कहानी है। लेट प्रोफेज की कहानी है। लेट प्रोफेज किसकी कहानी है, ये सब लेट प्रोफेज की कहानी है। तो लेट प्रोफेज में क्या होता है, लेट प्रोफेज में न्यूक्लियोलस बिगिंस डिसएपियर, न्यूक्लियस खत्म हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिगिंस खत्म हो जाता है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म हो जाता है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी खत्म हो जाते हैं लेट प्रोफेज। इतना आया लेट प्रोफेज में। अब इसको फिगर को समझते हैं, किसकी फिगर, इतना आया याद हो गया, फिगर को समझते हैं। देखो फिगर क्या है, इसके फिगर को समझते हैं। ठीक है, फिगर को देखो, फिगर क्या है, इसके फिगर को समझो। देखो इस टाइप का बना लो, इस टाइप का। ये आपका क्या हुआ, पोल, ये आपका क्या हुआ, पोल। ये क्या होता है, इक्वेटर। ठीक है, ये क्या होता है, इक्वेटर। बुक में क्या दिया होगा आपको, इस टाइप का अरेंजमेंट दिया होगा, मतलब पोल को इधर कर देगा और इक्वेटर को बीच में कर देगा। ठीक है, पोल को इधर करेगा और इक्वेटर को बीच में करेगा, ये बुक लैंग्वेज है। लेकिन ये ठीक है, ऐसे ठीक रहता है। देखो तो यहाँ पे ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला, जो बोला हूँ यहाँ पे करते जाता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, स्पिंडल अपरेटस का डेवलप हो जाता है। स्पिंडल अपरेटर, पोल की तरफ स्पिंडल अपरेटस का डेवलपमेंट होता है। इधर भी होगा, पोल की तरफ क्या होता है, पोल की तरफ क्या होता है, स्पिंडल अपरेटस का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, पोल की तरफ क्या होता है, स्पिंडल अपरेटस का डेवलपमेंट होता है। अब देखो, और यहाँ पे ये क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म होता जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसएपियर होता जाता है। क्या, डिसएपियर होता जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हम बोले कि यहाँ पे हम 2 क्रोमोसोम लेके चलेंगे। कितना क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम। करो 2 क्रोमोसोम, ध्यान से देखना। यहाँ पे कितना क्रोमोसोम लेके चलेंगे, 2 क्रोमोसोम। और ये बीच वाला क्या है, सेंट्रोमियर है दोनों का। हम बोले हैं कि जितना चाहे प्रोफेज पढ़े चाहे मेटाफेज पढ़े, चाहे ना हमेशा 2 क्रोमोसोम स्टार्टिंग से लेके चलेंगे, 2 क्रोमोसोम। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा न्यूक्लियस बड़ा बनाते हैं, छोटा बन गया है ना। देखो इस टाइप का। ठीक है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस जो डिसएपियर होता चला जाता है। ये भी डिसएपियर, ये भी डिसएपियर। आया समझ में, ये भी डिसएपियर होता जाता है और ये भी डिसएपियर हो जाता है। और यहाँ पे क्या है, ये इस टाइप का, इस टाइप का और इस टाइप का, इस टाइप का। ये क्या है, ये 2 क्रोमेटिड है। क्या, 2 क्रोमेटिड, क्योंकि एक क्रोमोसोम किससे मिलकर बनता है, 2 क्रोमेटिड। और भी कैसे, सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि एक ही सेंट्रोमियर से इसका अटैचमेंट है।
ये क्या है, सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर। तो इस टाइप का अरेंजमेंट होता है क्या, इस टाइप का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, इस टाइप का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो इस टाइप का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, ठीक है, इस टाइप का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। तो प्रोफेज में देखो, पहला बताया प्रोफेज में होता क्या है, प्रोफेज में होता क्या है, ठीक है। इसका अब आगे कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, यहाँ तक आप लोग अच्छे पढ़ लीजिएगा। देखो होता है प्रोफेज में क्या क्या सारी बातें बताएं। सबसे पहले प्रोफेज में क्या होता है कि प्रोफेज में क्रोमोसोम बिकम विजिबल हो जाते हैं, क्रोमोसोम दिखने लगते हैं। दूसरा बताया कि ईच क्रोमोसोम बिकम्स बिगिंस, क्या होते हैं, ईच क्रोमोसोम बिगिंस लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर जाते हैं। कैसे, अगली क्लास में बताएंगे कैसे डिवाइड करते हैं। ईच क्रोमोसोम जो है तो वो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर जाते हैं, ठीक है, ये बताया। और फिर बताया इसमें स्पिंडल अपरेटस का डेवलपमेंट हो जाता है एट द अपोजिट पोल, मतलब अपोजिट पोल की तरफ स्पिंडल अपरेटस का क्या, ये क्या है, स्पिंडल अपरेटस है या स्पिंडल फाइबर, आप जो भी कहें, स्पिंडल अपरेटस, स्पिंडल अपरेटस है या स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल अपरेटस है, स्पिंडल फाइबर है। फिर बताया लेट प्रोफेज में क्या होता है, तो लेट प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपीयर हो जाता है, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी क्या होते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं, ठीक है, डिसअपीयर हो जाते हैं, ठीक है। अब बताया कि एक क्रोमोसोम, फिर बताया एक क्रोमोसोम कितने क्रोमेटिड के मिलकर बना होता है, तो एक क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है। सिस्टर क्रोमेटिड इसलिए बोलते हैं कि उनका जो अटैचमेंट होता है दोनों सिस्टर क्रोमेटिड का, वो एक ही सेंट्रोमियर से होता है, उसको बताया, ठीक है। और सेंट्रोमियर में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं काइनेटोकोर पॉइंट, जहां से स्पिंडल फाइबर आके अटैच करता है। बताया कि सेंट्रोमियर सिंगल होता है लेकिन काइनेटोकोर हमेशा पेयर में होता है, मतलब डबल होता है, इतना बताया, ठीक है। फिर बताया G1S G2M फेज, बताया उसको कैसे याद करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे, आप इसको अच्छे से रिवीजन करेंगे, जितना पीछे बताया था पिछले वाला, ठीक है, उसको रिवीजन करेंगे, ठीक है। फिर आगे हम थर्ड लेक्चर के साथ आएंगे आपको, ठीक है। आप नोट्स मिलेगा गाइस, यूपी पीजीटी या टीजीटी के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देखो, हमारे नोट्स सेल डिवीजन के नोट्स से अगर क्वेश्चन नहीं होता है तो बताना, अगर क्वेश्चन नहीं होता है तो बताना हमको कि क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ठीक है। और जितना हो सकता है गाइस हमारे लेक्चर को शेयर कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे, आगे और भी बताएंगे इसके लिए, ठीक है। इसको 11th वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे इससे यहीं से कंटिन्यू करेंगे प्रोफेस से ही, ठीक है। इसको फिर से रिवाइज कराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।